आज की इस वीडियो में हम सीडीपी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक से संबंधित DSSB पीआरटी की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यदि आप आने वाले DSSB पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और सीटेट एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपका व्यवहारिक जीवन में गणित के उपयोग को लेकर है। क्या है देखते हैं कि गणित ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने के कई तरीके हैं। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस प्रकार को दर्शाता है, मतलब किस प्रकार को दर्शाता है। एक कथन यहाँ पे दिया हुआ है कि रमेश ने एक क्रिकेट मैच में 2 चौके, 2 छक्के और 1 रन बनाया। वह गुणन का उपयोग करके अपने कुल स्कोर की गणना कर सकता है। ये आपका कथन है। तो ये कथन जो है किस प्रकार को दर्शाता है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है बाजार, ऑप्शन बी है खेल का मैदान, ऑप्शन सी है डिजाइन बनाना, ऑप्शन डी है त्योहार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, खेल का मैदान। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, जो भी ये गतिविधियां की जाती हैं क्रिकेट में, 2 चौके लगाना, छक्के लगाना, ये रन वगैरह बनाना, ये कहाँ पे की जाती हैं गतिविधियां? ये खेल के मैदान में की जाती हैं, ना कि बाजार में, ना कि त्योहार या डिजाइन बनाना। इससे कोई संबंध नहीं है इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जब आप शिक्षक बन जाओगे तब आपके यह सवाल आपका बहुत काम का होने वाला है। चलिएगा, मान लीजिएगा आप शिक्षक हैं, ठीक है, आप शिक्षक बन गए हैं। ठीक है, तो मान लीजिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा अच्छे से कि मान लीजिए एक शिक्षक के रूप में आप देखते हैं कि आपकी कक्षा में छात्रों की एक छोटी संख्या में सीखने की विशिष्ट समस्या है, जैसे अंग्रेजी शब्दों का सही उच्चारण करना। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रतिरूप प्रभावी होगा? ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप शिक्षक बन गए हैं और आपकी कक्षा है, ठीक है, और उसमें क्या है, आपके 50 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब 50 में से 4 से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं, 4 से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी का जो शब्द है उनके उच्चारण करने में समस्या आ रही है। ठीक है, समस्या आ रही है, तो अब आप क्या करेंगे, कौन से संचार प्रतिरूप प्रभावी होगा? ठीक है, अब आप वहां पे क्या करेंगे? तो 2 कथन आपके सामने हैं, ये आपको बताने हैं कौन सा सही होगा। पहला है समूह पर पूर्ण नियंत्रण रखें और प्रत्येक छात्र से उनकी समस्या के बारे में सीधे चर्चा करें। तो ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। भाई जो भी समस्या आ रही है, पहले तो सबसे पहले तो पूरा जो समूह है, ठीक है, उस पर पूरा नियंत्रण रखें। ठीक है, और प्रत्येक छात्र से 4 से 5 जो छात्र हैं उनकी समस्या को, प्रत्येक छात्र से उनकी समस्या के बारे में सीधे चर्चा करें। इससे क्या होगा, जो है आपका, जो है आप अपनी पूर्ण सहयोगिता का प्रदर्शन वहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, सीधे चर्चा कर पाओगे, बच्चों को प्रोत्साहित कर पाओगे। ठीक है, तो और आपका जो सहयोगिता है वो यहाँ पे बनी रहेगी। दूसरा क्या है कि छात्रों के अन्य समूह को इन कम संख्या वाले छात्रों के साथ संवाद करने और उनकी समस्याओं को सामूहिक रूप से हल करने के लिए कहें। और दूसरा कथन में क्या कहना चाह रहा है कि अब ये जो 4 से 5 बच्चे हैं और बाकी जो बच्चे हैं, मान लीजिए ये 40 बच्चे हैं, ठीक है, अब इन 40 बच्चों से कहें कि भाई इनकी समस्या को देखो क्या है और हल करो। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो ये आपका कथन यहाँ पे हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए आपकी यहाँ पे सहयोगिता तो रही नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो बच्चे हैं, जो 4 से 5 बच्चे जिसकी समस्या थी, वो क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, निष्क्रिय हो जाएंगे क्योंकि इनका काम तो कौन कर रहा है, इनकी समस्या तो सॉल्व ये कर लेंगे 40 बच्चे जो हैं, और आप क्या है, देखा जाए तो आप तो यहाँ पे इस तरीके से बैठ गए ना बिल्कुल ठाली, तो एक नेगेटिव रिव्यू आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि भाई आप बैठे बैठे कुर्सी से ही जो है हुक्म चला रहे हैं कि भाई अरे इनको समझा दो, भाई क्या समस्या है इसको देख लो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका नेगेटिविटी को दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे भी देखिए निष्क्रिय हो जाएंगे और ना ही आपकी सहयोगिता रहेगी। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट जो है, यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो केवल फर्स्ट कौन से में है? ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल बहुत छोटा सा है लेकिन अक्सर सवाल कंफ्यूज कर देता है। देखते हैं इसको। अ, आपका 2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है कि प्रश्न किससे संबंधित है? आपके जो है बच्चों के अनुभव को बाहर लाना से संबंधित है। बच्चों के अनुभवों को कैसे, कि बच्चों को अपने व्यक्तिगत संदर्भ और अनुभव को बाहर लाने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस दिए गए कथन को संतुष्ट करने के लिए एक शिक्षक बच्चों से कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकता है? देखिए नहीं पूछा है, नहीं पूछ सकता है।
ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, प्रश्न को सब समझते हैं कि एक शिक्षक है, ठीक है, और वो क्या है, आप शिक्षक है, वो बच्चों को जो है अपने व्यक्तिगत संदर्भ और अनुभव को बाहर लाने और उसको साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाह रहा है। तो अब वो क्या नहीं पूछ सकता, ठीक है? अब 4 यहाँ पे विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 तो वो पूछ सकता है, 3 तो वो पूछ सकता है, मतलब 3 प्रकार से तो वो पूछ सकता है, बात कर सकता है बच्चों से, लेकिन एक प्रकार से नहीं पूछ सकता, वो नहीं जो प्रकार है वो आपको पूछा है, ठीक है? तो पहला देखते हैं कि क्या आप साइकिल चला सकते हैं, ठीक है? अब शिक्षक बच्चों से पूछ रहा है कि आप साइकिल चला सकते हैं? अगर हाँ, तो आपको सवारी करना किसने सिखाया? ठीक है? तो ये तो पूछ सकता है शिक्षक। भई आप जब शिक्षक बन जाओगे तो पूछ सकते हैं ना कि भई साइकिल चला सकते हैं? और यदि आपको साइकिल आती है तो किसने सिखाई आपको? आगे दूसरा कि क्या आप कभी घने जंगल में रहे हैं? और यदि हाँ, तो जंगल के बारे में अपनी भावनाएँ बताइए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कभी जंगल घूमने गए हैं या जंगल में रहे हैं, तो कैसा वहाँ पे आपने जो है जीवन वहाँ पे जिया, कैसी भावनाएँ रहीं आपकी उसको बताइए, उसको लिखें। तो ये भी बच्चा जो है शिक्षक पूछ पूछ सकता है। आगे थर्ड देखते हैं, क्या आपके बाल और त्वचा आपके परिवार में किसी और की तरह हैं, मम्मी-पापा की तरह हैं? यदि हाँ, तो कृपया उस व्यक्ति का नाम बताइए। ये भी बच्चे से पूछ सकता है शिक्षक। और ऑप्शन डी देखते हैं कि दादा-दादी से बात करें और पता करें कि जब वह 8-9 वर्ष का था, तो वो कहाँ रहता था? देखिए यहाँ पे शिक्षक को ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये थोड़ी ना कि आप उनके जो है घर को दादा-दादी को फ़ोन मिलाओ, हो सके दादा-दादी हो ही नहीं, ठीक है? तो ये अब जो है शिक्षक को नहीं करना चाहिए कि दादा-दादी से बात करे, पता करे कि जब वही 8-9 वर्ष का था, तो वो कहाँ रहता था, ठीक है? ये नहीं करोगे तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिखने में बहुत आसान है, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं? चलिए, हाँ दोस्तों एक बात और, आप जितने भी प्रश्न यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, तो आप अपने मन में भी कैलकुलेट करते रहिएगा, ताकि लास्ट में आपको पता चल सके कि आप कितने प्रश्न सही कर पाएँ, ठीक है? और दोस्तों अब तक वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों तक जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की। ठीक है? चलिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला है प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन-सी प्रक्रिया समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग में शामिल है? ठीक है? ये 3 वो हैं आपके सामने, ठीक है? प्रक्रियाएँ हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सी प्रक्रिया प्रॉब्लम सॉल्विंग में शामिल है? ये आपसे पूछा है। पहला है संदर्भ, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट, ये सम प्रॉब्लम सॉल्विंग में शामिल होती है। दूसरा आपका कंपैरिज़न करना, तुलना करना, ये भी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में शामिल होती है। और तीसरा है आपका अवलोकन करना, मतलब ऑब्ज़र्वेशन करना किसी चीज़ को। तो जब आप किसी समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, तो क्या वहाँ पे आप संदर्भ जो है, क्या संदर्भ रहा उसका, उसको भी कर रहे होते हैं। फिर उसकी जो है कंपैरिज़न करके देखते हैं एक दूसरे चीज़ों से, ठीक है? फिर ऑब्ज़र्वेशन भी करते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ आप समस्या समाधान में जो है करते हैं, तो ये तीनों ही शामिल हैं। अब तीनों विकल्प में कौन-से में है उसको देख लेते हैं। तो पहले ही विकल्प में है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो राइट जो विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 2022 शिफ्ट दूसरी में पूछा गया प्रश्न है D2 प्लस पीपीआरटी में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी प्रॉब्लम सॉल्विंग से है। देखिए इसका आंसर आप कर पाते हैं कि नहीं, चलिए इसको देखते हैं। अच्छे से पढ़िएगा प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण समस्या समाधान पद्धति में शामिल हैं? मतलब फिर से वही प्रश्न एक तरीके से पूछा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पद्धति में जो है कौन से लक्षण जो है शामिल हैं? 3 आपके सामने दिए हैं। उद्देश्य को प्राप्त करना बिल्कुल सही बात है, ये शामिल होता है। दूसरा है उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ, आवश्यकताएँ, इन चीज़ों को देखना, ये भी शामिल है। तीसरा है सम्मुख समस्या के संतोषजनक समाधान तक पहुँचना और उद्देश्य को प्राप्त करना। तो ये सब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पद्धति में शामिल होते हैं। तो तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। तो राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा आपका? देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसमें है? ऑप्शन फर्स्ट में ही है। तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है प्रॉब्लम सॉल्विंग से है कि समस्या समाधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ठीक है? पहला फैब्रिक्स ने मार्ग नियोजन कार्य का उपयोग किया प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। क्या-क्या दिया? मार्ग नियोजन का मतलब बच्चों से कहा कि एक मार्ग तैयार करो बिना पीछे मुड़े, ठीक है?
और दूसरा है कि गोवेन और रोगोफ ने बैलेंस बीम का उपयोग किया। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए फैब्रिक्स जो थे एक मनोवैज्ञानिकों ने मार्ग नियोजन कार्य का उपयोग किया, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा जो है आपका कथन कि गोवेन और रोगोफ ने बैलेंस बीम का उपयोग किया, तो एक्चुअली ये गलत है, क्योंकि गोवेन और रोगोफ ने नहीं, यहाँ पे आपका किसने किया था, पियाजे पियाजे और आपका इनहेल्डर, ठीक है, पियाजे और इनहेल्डन ने किया था, ठीक है, बैलेंस बीम का उपयोग समस्या समाधान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपसे पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, केवल फर्स्ट कथन हो जाएगा, ऑप्शन ए में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। क्या है प्रश्न कि जब किसी को एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है या जिसके लिए उसे उसके पास कोई तैयार समाधान नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे अधूरा प्रश्न लिखा हुआ है, माफी चाहता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपको पूरा प्रश्न कि जब किसी को एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है या जिसके लिए उसे कोई तैयार समाधान नहीं होता तो वह विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं में से तब तक संलग्न रहेगा जब तक कि एक प्रतिक्रिया संतोषजनक प्रभाव जो है उत्पन्न कर सके। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के अधिगम को क्या कहा जाता है, ये पूछा है आपसे। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको समझते हैं, देखिए उदाहरण से समझते हैं। एडिशन का यहाँ पे देखिए मैं उदाहरण लेता हूँ आपको आसानी से समझाने के लिए। एडिशन का हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं कि ये कह रहा है, पहले प्रश्न को देखिए मैं समझा देता हूँ आपको कि ये कह रहा है कि एक कठिन समस्या आपके सामने है। ठीक है, अब आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं उस समस्या को, लेकिन आपके पास कोई पहले से तैयार समाधान नहीं है कि भई मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है? पहले से आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई आपने तैयारी नहीं कर रखी है उस चीज़ के लिए, ठीक है? मान लीजिए आप परीक्षा देने जा रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? और आपके सामने प्रश्न प्याजे से आ जाता है, ठीक है? और लेकिन आप प्याजे को पढ़ के ही नहीं गए हैं, मतलब आप पहले से उसके लिए तैयार ही नहीं है, कोई समाधान ही नहीं है और तो क्या कर रहे हैं? तो वह भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं में संलग्न हुए रहेगा। मतलब अब फिर आप क्या करोगे, जगह-जगह से प्याजे की जो है चीज़ों को खंगालोगे, प्याजे को पढ़ने की कोशिश करोगे और तब तक करते रहोगे ये कार्य जब तक आपको उसका प्रश्न का आंसर अच्छे से मिल ना जाए। तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन किससे समझते हैं कि मान लीजिए एडिशन था, देखिए तो उन्होंने बल्ब बनाने के लिए क्या किया, पहले से कोई तैयार उनके पास समाधान तो था नहीं बल्ब बनाने के लिए, तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कम से कम बार-बार जो है वो प्रयास करते और फेल हो जाते, ठीक है? प्रयत्न करते, फेल हो जाते और ऐसा लगभग वो 1000 बार फेल हुए, मतलब 1000 बार फेल हुए, लेकिन क्योंकि उनके पास पहले से तैयार कोई समाधान ही नहीं था उस चीज़ का, कि भई ये समस्या आने वाली है कि मैं इसके लिए तैयार रहूँ, तो वो क्या हो जाते थे, फेल हो जाते थे बल्ब बनाने के लिए। तो आखिरकार उन्होंने बल्ब बना लिया, तो लेकिन उस अधिगम को कहाँ किया जाएगा? तो मतलब प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? त्रुटि कर रहे हैं और फिर सीख रहे हैं, ठीक है? तो उस प्रकार के अधिगम को क्या कहा जाएगा आपका? प्रयत्न तथा त्रुटि अधिगम। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है? ऑप्शन सी। चलिए, बढ़ते हैं अब लास्ट प्रश्न की तरफ इस वीडियो के। प्रश्न क्या है कि बच्चे स्थिति को परिवर्तनशील मानते हैं, कठिनाई की पहचान करते हैं और तय करते हैं कि इसके बारे में क्या करना है। इस विशेषता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समस्या को सुलझाना, ऑप्शन बी समस्या केंद्रित सामना करना और भावना केंद्रित सामना करना, ऑप्शन सी समस्या केंद्रित सामना करना, ऑप्शन डी भावना केंद्रित सामना करना। देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चे स्थिति को परिवर्तनशील मानते हैं। मान लीजिए, ठीक है, आप ही हैं, ठीक है? उदाहरण लेते हैं, आप ही हैं, ठीक है? और आप क्या है इस टाइम बेरोज़गार हैं, ठीक है? आप बेरोज़गार हैं और आप चाह रहे हैं आप अपनी जो स्थिति है उसको परिवर्तनशील मानते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि आप सदाएँ बेरोज़गार रहोगे। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ठीक है? मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? परिवर्तनशील है तो मानते हैं भई आपकी स्थिति, ठीक है? बच्चे क्या है, बच्चे स्थिति को परिवर्तनशील मानते हैं और कठिनाई की पहचान करते हैं, ठीक है? अब आप ये समस्या कर प ये प कठिनाई की पहचान कर रहे हो कि हम भई कैसे इस सब स्थिति को अपनी को बदलें, इस बेरोज़गारी को कैसे दूर करें और तय कर रहे हैं कि इसके बारे में हमें क्या करना होगा, ठीक है? भई पढ़ना होगा या अच्छे से इस बार पढ़ लें, ये सब्जेक्ट कमज़ोर है हमारा तो इसमें अच्छे से पढ़ लें, ठीक है? तो ये तय करते हैं आप। तो इस विशेषता को क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा है। तो इस विशेषता को क्या कहा जाता है? समस्या केंद्रित सामना करना, ठीक है? समस्या केंद्रित सामना करना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी भाई-बहनों तक, अपने दोस्तों तक जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों मैं आशा करता हूँ
आपका ये जो आज का टॉपिक है समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक से यदि आगे आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे दोस्तों। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर से 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।